हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। ये हमारा DIS का जीएस पेपर टेस्ट, जीएस पेपर 7 नंबर है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर की थी, जैसे कि हमने संडे को टेस्ट दिया। हम आपसे शेयर किए थे अपनी जर्नी के दौरान कि मेरा संडे को टेस्ट रहता है। देखिए, तो कोई अगर पेज है, जैसे उसके लोग बताते हैं शॉर्ट नोट्स, तो पेज है कौन से क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। और जैसे क्या होता है ना कि जब हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो मल्टीपल टाइम में क्या रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कहाँ फंसा रहे थे। ऐसे अगर आप चाहें तो काम करते वक्त ऐसे चिट का प्रयोग कर सकती है। चिट मतलब ऐसे छोटे छोटे पेजेस अगर हों, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पेज है उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए और उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि UPPSC में फैक्ट बहुत पूछते हैं, आर्टिकल को बहुत मिलान करने के लिए देते हैं। जैसे मुझे आर्टिकल कभी कभी नहीं याद होते हैं। अब जैसे लोक सेवा आयोग के सीवर सरते आर्टिकल मुझे नहीं याद है, वैसे मुझे याद है कि 312 में लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। बट अब सेवा शर्तें किस में है, भाषा किस में, कई बार नहीं याद होता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैंने बताया। बाकी अगर आपको ये पता है पहले से ही तो आप इस पोर्शन को स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम फिलहाल बात कर लेते हैं अपने टेस्ट पेपर की और देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद का क्रम, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट फरकुर सियर, सेकेंड बहादुर शाह प्रथम या फर्स्ट, थर्ड जहांदार शाह एंड फोर्थ मोहम्मद शाह। तो अब हमें पहले से बाद में, पहले कौन था और बाद में कौन है, उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो सबको पता है। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो आपका बहादुर शाह प्रथम पहले आएगा। तो बहादुर शाह प्रथम आपके सेकेंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके 1707 से 12 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में आपके जहांदार शाह हो गए, यानी कि सेकेंड थर्ड। इसके बाद में आपका हो जाएगा फरकुर सियार फर्स्ट और फोर्थ में हो जाएंगे मोहम्मद शाह। अब इनके डेट वाइज आपको कार्यकाल दिया गया, उसको आप अगर पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फैक्ट PCS में खूब पूछता है, UPSC नहीं पूछता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब ये यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, याद रखना। 4-5 क्वेश्चन केवल मैनुअल मिस्टेक से हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, है ना। तो हमें मैनुअल मिस्टेक नहीं करनी है, जो भी मिस्टेक होनी है वो सब यहीं हो जाए तो ज़्यादा सही है। हमें फाइनल एग्जाम में कुछ भी नहीं गलतियाँ करनी है। ऑप्शन फर्स्ट है नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी यानी कि 1739 में। बी है करनाल का युद्ध 1747 ईस्वी में। सी है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 ईस्वी में। और डी है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, ईरान का जो शासक था नादिर शाह, उसने भारत पे जब हमला किया था तो वो आपका 1739 में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। नादिर शाह का जो आक्रमण होता है वो दिल्ली पर होता है। इसके बाद में आपका करनाल का युद्ध है वो 1739 में होता है, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 और करनाल का युद्ध, ये दोनों ही आपके 1739 का ही मतलब ये, ठीक है। और नादिर शाह और मुगलों के बीच हुआ था करनाल का युद्ध। इसके बाद में जो 1748 आपका दिया गया है अहमद शाह अब्दाली, इसने अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी का। तो जो सही नहीं है, सुमेलित है, वो आपका करनाल का युद्ध नहीं सही सुमेलित है, क्योंकि ये 1739 है ना कि 47, ठीक है। ये यहाँ पर इसका ईयर गलत है, ये दोनों एक ही साल के ईयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए जहांदार शाह, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह या डी फरकुर सियार। तो मुगल शासक औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। और सवाई जय सिंह संस्कृत एवं फारसी के विद्वान होने के साथ साथ गणित एवं खगोल शास्त्र के भी जानकार थे। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा औरंगजेब ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, बी सतीश चंद्र, सी बिपिन चंद्र या डी इरफान हबीब। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। देखिए, जो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर की ये पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं ये
ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी सवाई जयसिंह, सी रणजीत सिंह या डी शुजाउद्दौला। अभी हमने इसके ऊपर बात की है, ठीक है, कि औरंगजेब ने सवाई जयसिंह की उपाधि मतलब जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, या सवाई जयसिंह पहले नाम था पर इनको सवाई की उपाधि दी। और ये आपको बताया ना अभी कि वो संस्कृत और फारसी के विद्वान होने के साथ साथ गणित के भी मतलब काफ़ी अच्छे जानकार थे। इन्होंने ही गणित की जो सारणियाँ हैं उनका एक सेट तैयार करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सवाई जयसिंह। ठीक है, आमेर के राजा सवाई जयसिंह 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक थे और वह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, उन्होंने ये जो सारणियाँ हैं उनको तैयार करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, बी निजामुल मुल्क, सी हैदर अली या डी सादत अली खां। ठीक है, डिंडीगुल की बात हो रही है आपकी, तो मैसूर के शासक हैदर अली ने सन 1755 ईस्वी में, ठीक है, तो मैसूर के जो शासक है हैदर अली, उसने 1755 ईस्वी में, ये है हैदर अली और ये आपका हो गया 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली का जन्म जो मैसूर के कोलार अब कर्नाटक जिले में 1721 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसने वाडियार साम्राज्य के ध्वंसाशेषों पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब ध्वंसाशेषों का क्या मतलब होगा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए जब किसी का घर टूटता है और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता तो पूरा घर एक साथ तो ज़मीन पर धंसता नहीं है या अंदर जाता नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा करके कभी एक कमरा टूट गया, कभी आगे का टूट गया। तो वैसे ही जब कोई साम्राज्य होता है तो पूर्णतः एक साथ ख़त्म नहीं होता है, कहीं 2-4 लोग उसके मानने वाले बचे, बाकी ख़त्म हो गए, या कभी 1-2 बचे, तो उन 1-2 को अपने साथ मिला के उसी पे अपना नया साम्राज्य बना लिया। पर वो पूरी तरीके से तो नया हुआ नहीं, क्योंकि किसी ऐसी जगह पे उसने नहीं बनाया जहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसी जगह पे बनाया, ऐसी जगह पे साम्राज्य उसका खड़ा हुआ जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें थी, तो उसकी कुछ चीज़ें रह गई, उसी को बोलते हैं ध्वंसाशेषों पर तैयार किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, थर्ड प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पर इन्होंने कूट दिया है। ऑप्शन ए सेकंड, फर्स्ट और थर्ड सही है, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, सी है कि फर्स्ट थर्ड सेकंड सही है, या डी थर्ड सेकंड फर्स्ट सही है। हमें यहाँ पर पहले मिलान करना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ है और कौन सा बाद में। देखिए आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये तो आपका सबसे फर्स्ट में आता है 70, 66 और 69। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आता है, ये आपका आता है 70, 75 टू 82 के आसपास तक। ठीक है, चलता रहता है। इसके बाद में आता है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये आपका 80 अमूमन 80, 48 या 45 से 46 के बीच में रहता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा पहले फर्स्ट सही आता है, फिर थर्ड आता है, फिर सेकंड। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पग्गा क्या था। ऑप्शन ए तोपखाना, बी नौसेना, सी पैदल सेना या डी अश्वारोही सेना। देखो जितना भी आप मिडिवल हिस्ट्री में आते जाएंगे उतने ही इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे, है ना। दीवाने रिसाला, दीवाने इंसा या पग्गा, ऐसे तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी इनके क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि शिवाजी की अश्वारोही सेना के संगठन को पग्गा कहा जाता था। तो अश्वारोही सेना जो है इसको हम पग्गा कहते थे, या उस समय लोग पग्गा कहा जाता था। बट इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, बरगीर और सिलाहदार। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। तो अगर इसकी जगह पग्गा की जगह आ जाता कि पाइक क्या है तो वो आपका हो जाता पैदल सेना। ठीक है, फिलहाल आंसर हमारा डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है कि इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था।
सेकेंड है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 5.1% क्षेत्र आता था। तो यहाँ कूट दिया गया है, ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो देख लेते हैं इसमें से क्या सही हो जाएगा। इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की भू राजस्व की एक प्रणाली थी, सब लोग जानते हैं, और इसे सर्वप्रथम अगर भारत में किसी ने शुरू किया था तो वो सन 1793 यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है, तो अगर बात आएगी इस्तमरारी व्यवस्था की तो 1793 में आपका हो जाएगा इसका ईयर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सब लोग जानते होंगे। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया तथा वसूले गए लगान का 10/11%। ठीक है, इन्होंने 1/11 दिया है, ये यहाँ पर गलत है, 10/11, ये यहाँ गलत हो जाएगा, 10/11 जो प्रतिशत था वो जो भाग है 10/11% का वो सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं दिया जाना निश्चित किया गया, और ये बंदोबस्त बंगाल, बिहार, ओडिशा, वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश शासन का 19% क्षेत्र आता था। तो इस तरीके से दोनों ही कथन आपके असत्य हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी और आत्माराम पांडुरंग, बी परमहंस मंडली विलियम जोन्स, सी शुद्धि आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी डेरोजियो, और डी बंग भंग आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कह रहे हैं कि कूट की सहायता से हमें सही आंसर बताना है। ठीक है, देखिए एशियाटिक सोसाइटी तो विलियम जोन्स ही हो जाएगा, ए सेकेंड। ठीक है, आपको पता ही है। परमहंस मंडली आपका आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, है ना, परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग। शुद्धि आंदोलन आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। ठीक है, अगर पता हो तो। और बंग भंग आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी डेरोजियो। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस तरीके से देखें अगर हम ए सेकेंड, ठीक है, ए सेकेंड और बी 1, तो ए सेकेंड और बी 1 शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती, C4 और D 3। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए इकोनॉमिक डेप्ट ऑन इंडिया, सेकेंड है इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, सी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, धन की निकासी से अभिप्राय आपको पता उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के दिए गए हों। धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको पता ही है कि सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, जो 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया में इसको स्पष्ट किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इस लेख में पढ़ा गया था, और जो उनका नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। बहुत ध्यान देना है क्योंकि नहीं था हम ध्यान कम देते हैं, और था क्या है ये देख लेते हैं। आपको पता है इन्होंने कहा ऑप्शन ए ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, बी भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, सी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार, यदि उपरोक्त सभी। देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ते हुए सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 के अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया तथा खलीफा का पद समाप्त करने की घोषणा की, जिसके विरोध में ही अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की
और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना तथा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना था। वहाँ पर ये पृथक निर्वाचक मंडल की कोई बात ही नहीं है, तो ये इसका कोई भी काम नहीं था, इसका खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि इनका तो ये खलीफा के पद से संबंधित जो है मतलब मैटर हो गया, समझो मामला था। ठीक है, इसका निर्वाचक मंडल से कोई लेना देना ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन को, बी लॉर्ड डफरिन को, सी लॉर्ड कर्जन को, या डी लॉर्ड वेलेजली को। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन जो है वो वर्ष 1880 से 84 तक, ठीक है, 1880 से 84 तक इनका जो कार्यकाल रहा, ये भारत के गवर्नर जनरल रहे और इसके द्वारा ही भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया गया तथा अनेक सुधारवादी कदम उठाए गए। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन्हें भारत का उद्धारक कहा था, यह कहा है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन कारण का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कारण आर कहता है कि इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट हमारा क्या है? ऑप्शन ए तथा आर सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए हम बात कर रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर 12 दिसंबर 1939 को, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। लाहौर अधिवेशन 1940, ठीक है, में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः मानते हुए पाकिस्तान की मांग की गई एवं इसकी प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया गया। तो आपका कथन यहाँ पर सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है? कि इन्होंने कहा कि पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया इसी दिन लाहौर अधिवेशन को। तो इसी दिन नहीं, ये तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन जो लाहौर अधिवेशन आपका होता है वो 1940 में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, ए नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पर भी सत्य नहीं है बताना है हमको। ठीक है, ऑप्शन ए, इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। सेकेंड, इस सत्याग्रह स्वरूप में सीमित प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। सी, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई। डी, इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका प्रारंभ जो होता है वो 17 अक्टूबर 1940 को ही हुआ था। यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। और ये भी सही कि विनोबा भावे आपके पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई थी। लेकिन इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे तथा तीसरे सत्याग्रही जो थे वो थे आपके ब्रह्मदत्त। तो डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि इस आंदोलन के जो दूसरे सत्याग्रही हैं, दूसरे ब्रह्मदत्त नहीं थे, ब्रह्मदत्त जी तीसरे थे। और दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो JNL जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ऑप्शन है दिल्ली से, बी रंगून से, सी सिंगापुर से, या डी वर्धा से। ठीक है, तो 2 जुलाई की जो बात हो रही है तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 यानी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। और 2 जुलाई 1943 को उन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। और 5 जुलाई 1943 को भारतीय स्वतंत्रता लीग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपका आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंगापुर से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा अपने किस पत्र पत्रिका में किया गया था? ऑप्शन है हिंदू स्वराज, बी यंग इंडिया, सी बंग बंधु, या डी हरिजन।
तो देखिए बात करते हैं, कह रहे हैं कि यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन आपका जो उल्लेख किया गया वह यंग इंडिया, ये जो आपका है ना आंसर, यंग इंडिया में किया गया था और 11 अगस्त 1946 को उन्होंने यह लेख लिखा था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट में पुस्तक है और सूची सेकंड में आपके लेखक है। ऑप्शन है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मोइन सकीर। बी है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, W.C. स्मिथ। सी है खिलाफत टू पार्टीशन, पीटर हार्डी। और डी है आपका मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, खालिद बिन। अब हमें सही कूट से आंसर निकालना है यहाँ पर कि कौन सा सही है, कौन से राइटर किस पुस्तक के हैं। ठीक है, देखिए जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी ने लिखा है इसको, तो ए आपका हो जाएगा थर्ड। इसके बाद में आपका जो पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948 है, उसको खालिद बिन ने लिखा है। ये शायद आपको पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को इसको नहीं पता है। खालिद बिन यानी 4। और आपका जो बात कर रहे हैं कि खिलाफत टू पार्टीशन, इसको आपके मोइन सकीर ने लिखा है, खिलाफत टू पार्टीशन। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया जो आपका है ये W.C. स्मिथ हो जाएंगे इस तरीके से। तो A3 B4, ठीक है, देखिए A3 और B4, तो यहाँ पर A3 B4, लेकिन C देख लेते हैं। पाकिस्तान खिलाफत टू पार्टीशन, ये मोइन सकीर है, इसमें 2 दे दिया तो फिर C नहीं होगा, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो D यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पर, ये पुस्तक है और ये इनके राइटर या लेखक हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है क्योंकि कुछ कुछ नाम ऐसे हैं तो फिर ना कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालानुक्रम या कालक्रम क्या है। ऑप्शन ए वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। बी है क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, वेवेल योजना, अगस्त प्रस्ताव। सी है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना। डी है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना और क्रिप्स मिशन। अब इसमें आपका सबसे ज़्यादा लॉजिक काम करेगा वो ईयर का काम करेगा। अगर थोड़ा थोड़ा सा ईयर का लॉजिक होगा तो फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर निकल आएगा, या याद होगा कि कौन सा आया था। ठीक है, देखते हैं फिलहाल। देखिए मैंने बोला ना ईयर काम करते हैं। सबसे पहले जाएंगे 1928, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट। अगस्त प्रस्ताव, ये मुझे तो नहीं ईयर नहीं याद है, वैसे याद था बट मुझे अगर याद है तो सबसे ज़्यादा क्रिप्स मिशन 1942 है ना, और वेवेल योजना 1945। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर होना चाहिए वो सी होना चाहिए फिलहाल, और ऑप्शन सी ही हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना इन्होंने क्या कहा है कि पहले से बाद के क्रम में आना, बाद से पहले जाना होता तो फिर सबसे पहले आपका वेवेल योजना आता। जैसे ये आपका वेवेल योजना है, इसके बाद में क्रिप्स मिशन है, इसके बाद में अगस्त प्रस्ताव, फिर नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि बाद से पहले में नहीं जाना, इनको पहले से बाद में आना था, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में किया गया था। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, या डी अहमदाबाद मिल आंदोलन। हड़ताल के बारे में बात हो रही है। देखिए हम बात कर रहे हैं कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बिल पारित किया गया। इसको बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून कहा जाता है। अगर आपको याद रखना कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि महात्मा गांधी द्वारा इस कानून को देशव्यापी विरोध करने की घोषणा की गई। हड़ताल शब्द का प्रयोग प्रथम बार संभवतः इसी सत्याग्रह में किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो आपका रॉलेट एक्ट के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। ठीक है, और 1919 की बात है, ये सभी आपके 1917, 1918, 1918 में आ जाएंगे। ये 1919 के आसपास की बात है, तो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कुछ लोगों को अगर ये शब्द न समझ में आया कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील क्या बात है, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया होगा कि जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने ये मतलब कि कानून में ऐसे लिख दिया कि अगर भारतीय कहीं पर भी कोई भी हड़ताल करते पाए जाएंगे तो उन्हें मान लिया जाएगा कि देश विरोधी गतिविधियां हैं। और जैसे हमारे ऊपर कोई जब आरोप लगता है तो हम पहले कहते नहीं कि वकील किया जाएगा, दलील दी जाएगी कि हम सही हैं या गलत हैं, निर्दोष हैं कि दोषी हैं, उसके बारे में। तो इन्होंने ऐसा कानून किया था कि इसमें आपको वकील नहीं करने को मिलेगा, ना ही आप अपनी सफाई में कुछ कह सकते हैं। तो फिर इसको एक कह सकते हैं कि टॉन्ट टाइप से बोलते नहीं कि एक बात बोली गई, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बोला गया कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून है। ठीक है, तो इस शब्द से याद रख सकते हैं, आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, बी रोशन सिंह, सी राजेंद्र लाहड़ी या डी अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां को तो आपको पता ही है कि फांसी हुई थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया था और इस घटना को ही काकोरी कांड कहा जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें आपको पता है सचिंद्र सान्याल को नहीं हुई थी। ठीक है, इन्हें आजीवन कारावास हुआ था लेकिन फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका को उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मीरातुल अखबार, बी ब्राह्मणिकल मैगजीन, सी संवाद कौमुदी या डी अमृत बाजार। आपको पता है कि इनमें से तो ये नहीं है, आप गेस करेंगे बहुत अच्छे से आपको आंसर आ जाएगा। संवाद कौमुदी आपका राजा राम मोहन राय जो एक महान समाज सुधारक थे, इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और सती प्रथा इनके समय की है ना, तो जो उस समय सती प्रथा उस समय की प्रमुख समस्या थी और इसके विरोध के लिए ही इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया था। तो आंसर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव फर्स्ट या प्रथम, डी सदाशिव राव। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात कर रहे हैं। देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इसमें मराठों की हार हुई थी। इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। ठीक है, या बाजीराव थे, है ना, था नहीं, बालाजी बाजीराव थे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। ऑप्शन ए अहोम विद्रोह, भगत जवाहर मल, बी पागलपंथी विद्रोह, गोमधर कुआं, सी कूका आंदोलन, करमशाह या डी रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह। अब नीचे कोड दिया गया है तो हमें इसमें मिलान करना है। देखिए, अहोम विद्रोह जो है वो आपका गोमधर कुंवर हो जाएंगे और आपका जो पागलपंथी विद्रोह है करमशाह जी हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, इसके बाद में कूका आंदोलन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भगत जवाहर मल, है ना, पता ही होगा। रामोसी आपका सही है, चित्तौड़ सिंह। तो इस तरीके से अगर हम मिलाते हैं देखिए, इस तरीके से मिलाएंगे तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ए सेकंड अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, बी 3 पागलपंथी विद्रोह करमशाह, सी 1 कूका आंदोलन भगत जवाहर मल और डी 4 यानी कि रामोसी चित्तौड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुबार खातिर के लेखक हैं? ऑप्शन ए हकीम अजमल खां, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो गुबार खातिर आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। ठीक है, जिसे मुख्य रूप से 1942 से 1946 के दौरान लिखा गया जब उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद कर लिया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके जो राइटर है या लेखक है वो हो जाएगा आंसर सही सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, बी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग,
सी भारतीय पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली। अब इसमें से कौन सही नहीं है वो हमें बात करनी है, ठीक है। देखिए बी जो ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, जबकि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इसमें लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो है वो वायसराय हैं ना कि गवर्नर जनरल, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएंगे और आपके जो वॉरेन हेस्टिंग है वो आपके यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है। कह रहे हैं कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड इरविन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ना भी आ रहा हो तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लॉर्ड रिपन है वो थोड़े से लिबरल है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड रिपन जो है वो काफ़ी लिबरल थे और लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो उन्होंने ही कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। इन्होंने काफ़ी सारे काम अच्छे किए भारत में, हालांकि प्रतिनिधि तो ये ब्रिटिश के ही थे पर ये अच्छे काफ़ी लिबरल थे। तो इनका अक्सर जो आपको कार्यकाल मैंने भी इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि 1880 से 1884 यानी 80 से 84 तक ये रहे भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुई थी। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर तथा अंग्रेजों के मध्य, बी गुरु गोविंद सिंह एवं शाह शुजा के मध्य, सी रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य या डी रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अमृतसर की संधि जो 1809 में होती है ईस्वी में, वो रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों में चार्ल्स मेटकॉफ के बीच होती है। चार्ल्स मेटकॉफ, इस संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया तथा रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया था। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य, ठीक है, और 1809 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। उस समय जो चार्ल्स अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे वो चार्ल्स मेटकॉफ थे, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पूना समझौता। सेकंड कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। थर्ड कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और फोर्थ भगत सिंह को फांसी। तो कह रहे हैं कि उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें, ठीक है, कि यानी कौन सा किस ईयर में हुआ था, तो उसी हिसाब से हमें आंसर इसका बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग आपका 1919 में होता है। ये तो हर किसी को याद ही होगा, कुछ नहीं भी याद हो तो। और थर्ड आपको अगर याद हो 1931 में भगत सिंह को फांसी होती है। पूना समझौता में भी किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट वो भी आपका 1932 में ही होता है, जस्ट उसी के 1 साल बाद, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई ऑप्शन में आना चाहिए तो 3 आना चाहिए, 3, फिर आपका आएगा 2 1919 अगर ईयर के हिसाब से जाएंगे, 3 2, इसके बाद में 4 और 1। तो देखते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही है, तो करेक्ट बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से अगर ईयर याद है तो आप बहुत अच्छे से आंसर में जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को फिर सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है मराठा सरदार, सूची सेकंड है क्षेत्र। ऑप्शन है सिंधिया इंदौर, बी गायकवाड़ ग्वालियर, सी भोसले नागपुर और डी होलकर बड़ौदा। अब इसमें से हमें कोड से आंसर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सिंधिया आपके इंदौर नहीं होगा, सिंधिया आपके ग्वालियर हो जाएंगे, ठीक है, और गायकवाड़ आपके बड़ौदा हो जाएंगे, भोसले जो है वो आपके नागपुर हो जाएंगे, होलकर आपके इंदौर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा D1। आपको हमेशा याद रखना, और D1 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, और आपका ये ऑप्शन फिलहाल बिल्कुल सही है। D1 होलकर इंदौर
गायकवाड़, बड़ौदा, इस तरीके से आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है। अभिकथन ए और कारण आर है, जिसमें अभिकथन ए कहता है कि दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। अब कारण आर कह रहा है कि इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया तथा बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करके, मतलब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सी ए गलत है परंतु आर सही है। डी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे है, एकदम बराबर नहीं है जैसे हर क्वेश्चन में होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो परंपरागत आंसर होता है उस तरीके से इन्होंने नहीं प्रिंट किया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो बात हो रही है कि दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था थी, जो नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी और इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, जिसे कह रहे हैं कि कॉर्नवालिस ने 1793 में सुदृढ़ बनाया और हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने दीवानी, जज और कलेक्टर के पदों को अलग अलग कर इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। तो डी ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में यानी 1821 में कलकत्ता में हुई थी। सेकंड, ये नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। यहाँ पर इन्होंने कहा कि असत्य कथन है या है। ऑप्शन फर्स्ट ए तथा मतलब ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बेथुन स्कूल की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में, ये 1821 है, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 1849 में यानी 1849 में कलकत्ता में की गई थी और ये नारी शिक्षा को समर्पित था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बेथुन स्कूल के सचिव थे। तो कथन सेकेंड हमारे यहाँ पर सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो फर्स्ट कथन है वो तो असत्य हो जाएगा। तो पहला गया है तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल सेकेंड यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं किया गया। ऑप्शन फर्स्ट अभ्युदय, सेकेंड हिंदुस्तान, थर्ड सोम प्रकाश, फोर्थ इंडियन मिरर। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, ए केवल थर्ड, बी केवल फोर्थ, सी थर्ड और फोर्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है कि उन्होंने जिसका प्रकाशन नहीं किया वो थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, यानी सोम प्रकाश और इंडियन मिरर का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। तो यहाँ पर अभ्युदय, हिंदुस्तान, लीडर नहीं है। इसका जो प्रकाशन वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। सोम प्रकाश है, इसका जो प्रकाशन है उसका ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इंडियन मिरर का केशव चंद्र सेन जी ने किया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले द्वारा, बी गोपाल हरि देशमुख द्वारा, सी बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, या डी विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। ठीक है, दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के बारे में बात हो रही है। तो 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, और ये बम्बई के उन अग्र सुधारकों में थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में निम्न कथन किसका है। हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले,
सी दादा भाई नौरोजी, या डी भगत सिंह। देखिए बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रवादी नेता भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण चाहते थे। ऊंचे पदों पर केवल यूरोपीय एकाधिकार से भारत का आर्थिक तथा सामाजिक क्षय हो रहा था। तो इस प्रश्न के नैतिक पक्ष को 1897 यानी 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्न प्रकार से व्यक्त किया था कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकेंगे। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा बी। देखिए ये मोबाइल की विडंबना है कि मोबाइल की मेमोरी जो है फुल हो जाती है, तो हम ना ये पूरी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कई बार कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर जो जिस वातावरण में मैं रहती हूँ यहाँ की भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि अगर आपको सही से पढ़ना तो या तो 11 बजे रात के बाद या सुबह आपको 3 बजे, ये दोनों स्लॉट बहुत अच्छे रहते हैं, बीच में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कोई नहीं, हम पढ़ाई तो अपनी नहीं छोड़ेंगे, बस स्थितियाँ अगर अनुकूल नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।